आज है 13 दिसंबर और आज हम देखेंगे द हिंदू के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि हमारे पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे उनको। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पहला यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रहा है वो है हमारा कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड, जिसमें 188 एनरोलमेंट स्कूल्स इन कर्नाटका। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक आंकड़ा दर्शाया गया है कर्नाटका के स्कूल के बारे में जो गवर्नमेंट स्कूल है। उसमें बताया गया है कि इसमें 188 ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पे एक भी छात्र नामांकित नहीं है, यानी कि एक भी छात्र वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटका स्टेट के बारे में स्पेशली ये दे रखा है डेटा, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ, ये एजुकेशन में हमारी कमी को दर्शाता है कि इस कोई भी स्टेट हो वहाँ पे सरकारी और प्राइवेट स्कूल की क्या सिचुएशन है उसको दर्शाता है। आजकल के क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को प्रीफर करते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सरकारी जो स्कूल रह रही हैं उसकी वैल्यू अब कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये उन्हीं आंकड़ों को दर्शाता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम पर्पज़ से बस एक आप लोग उसके लिए एग्ज़ाम्पल के लिए इन ऐसे ये आप लोग रख सकते हैं, डेटा याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन मूव्स अप मार्जिनली टू 0.7 इन नवंबर। ठीक है, इस न्यूज़ में बताया गया कि जो हमारे रिटेल इन्फ्लेशन है जो कि अक्टूबर में सबसे लो स्तर पे पहुंच गया था 0.25% पे, वो अब थोड़ा सा बढ़ के 0.7% तक हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जो महंगाई है उसके बढ़ने का कारण क्या है, या फिर से इसके जो कीवर्ड्स हैं जैसे रिटेल इन्फ्लेशन या फिर सीपीआई या फिर इन्फ्लेशन, ये सारे इकोनॉमिक टर्म हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। देखिए, जो महंगाई है उसके बढ़ने के क्या कारण हैं। खाद्य कीमतें जो हैं, फूड इन्फ्लेशन में गिरावट जारी रही है। खाद्य एवं पेय पदार्थों की कीमतों में 2.8% की कमी, विशेष रूप से सब्जियां, दालें, आलू, प्याज, टमाटर, इससे कुल महंगाई पर दबाव कम हुआ है। ठीक है, ईंधन महंगाई दर क्या हुआ है, ईंधन की महंगाई 2 से 2.3% यानी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन खाद्य कीमतों में गिरावट ने इसका असर न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, हाउस इन्फ्लेशन क्या रहा है, लगभग स्थिर रहा है। अक्टूबर 2.96 था, जबकि नवंबर में 2.95 हो गया है। और क्लॉथिंग एंड फुटवेयर में महंगाई दर 1.7% से कम होकर 1.5% तक हो गई है। ठीक है, अब इसको अगर एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में से 7 महीनों में महंगाई घटी है, जबकि बेस इफेक्ट का एक प्रमुख कारण भी है। पिछले वर्ष कीमतें बहुत अधिक थी, इसलिए इस वर्ष तुलनात्मक रूप से महंगाई कम दिख रही है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं की कीमतें अभी भी सीपीआई को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब क्या है, सीपीआई सरकार और आरबीआई के लिए क्यों महत्व है। आरबीआई का जो है, आरबीआई भी अपना एक इन्फ्लेशन रेट फिक्स करता है, जो कि आरबीआई का है 4% ±2%। ठीक है, ये आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेट है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, ये इन्फ्लेशन टारगेट है। अब आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन हमारा अभी इस साल के नवंबर में कितना रहा है, 10.7%, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, मौजूदा सीपीआई लक्ष्य से बहुत कम है, जो कि संकेत देता है कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना होगी और आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। जबकि सरकार जो है, कम महंगाई आम जनता को राहत देगी, उपभोग बढ़ने की संभावना है, चुनावी दृष्टि से ये सकारात्मक होगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या होती है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ये कीवर्ड्स लिखते जाएंगे तो अचानक से मतलब आप जब पढ़ेंगे तो जब एज ए सब पेपर के रूप में, तो आपको ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह एक नीति है जो कि आरबीआई
जो RBI बनाता है, ठीक है, इसके द्वारा वो क्या करता है, महंगाई को नियंत्रित करता है, आर्थिक विकास को संतुलित करता है। इसका मुख्य हथियार क्या होता है, रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है। RBI 3 मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपना जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है या आर्थिक विकास को संतुलित करता है। रेपो रेट, RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, 4% से लेके +-2% तक, ठीक है। अगर महंगाई 6% के ऊपर हुई तो RBI जो है सख्त नीति अपनाता है, सख्त नीति, ठीक है। और अगर 2% से कम हुई तो उसके बाद से RBI क्या होता है, नरम नीति को अपनाता है, ठीक है। अब अगर इससे जोड़कर देखा जाए तो नवंबर 2025 का CPI 10.7% है। इसका यह मतलब RBI के लक्ष्य 2 से बहुत कम है, 2% से महंगाई नियंत्रण में नहीं है, बहुत नीचे है। इसका सीधा मतलब है RBI पर महंगाई का दबाव नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, RBI पर असर क्या पड़ेगा, इन जो इंटरेस्ट रेट है बहुत, जब महंगाई बहुत कम होती है तो RBI ब्याज दरें घटा देता है। महंगाई कम होगी तो ब्याज भी RBI द्वारा कम लिया जाएगा, ठीक है। कारण सस्ता कर्ज मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगी, ठीक है। फिर ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कम महंगाई होगी तो उपभोग बढ़ाने का मौका मिलेगा। RBI ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्ट मॉनेटरी स्टैंस अपना सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ने की संभावना होती है। RBI बाजार में पैसे की उपलब्धता बढ़ा सकता है ताकि बैंक अधिक लोन दें, MSME किसान स्टार्टअप्स को फ़ायदा हो, ठीक है। इससे क्या कोई खतरा है, तो देखते हैं बहुत महंगाई जो होती है डिमांड कमज़ोर होने का संकेत होती है, इसे कहते हैं डिफ्लेशन टेंडेंसी। इसलिए RBI बहुत ज़्यादा ढील भी नहीं देगा, संतुलित नीति अपनाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं CPI को समझते हैं, CPI क्या होता है, ठीक है। CPI को हम डिटेल में देखेंगे। CPI भी हमारा इकोनॉमिक टर्म है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो CPI का CPI इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI वह सूचकांक जिससे यह पता चलता है कि सामान्य उपभोक्ता को रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में कितनी महंगाई या सस्तापन महसूस हो रहा है, ठीक है। ये जो सूचकांक होता है, अगर आसान शब्दों में देखें तो CPI जो है आम आदमी की महंगाई का पैमाने को मापता है, ठीक है। अब CPI से क्या मापा जाता है, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, मकान किराया, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है। अगर इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो CPI बढ़ता है, अगर इनकी कीमतें कम होती हैं तो CPI घटता है। अब CPI से महंगाई कैसे निकाली जाती है, महंगाई बराबर क्या होता है, महंगाई बराबर पिछले साल की तुलना में CPI प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है। ये पिछले साल से इसमें तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए अगर पिछले साल CPI 100 रुपये था, इस साल 105 रुपये है, तो इन्फ्लेशन जो है 5% बढ़ा है। और भारत में CPI कौन जारी करता है, तो MOSPI अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करता है, ठीक है। डेटा NSSO के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अब CPI के प्रकार कितने होते हैं, CPI जो है रूरल, अर्बन, कंबाइंड, इन सब का इस्तेमाल होता है। RBI इसी CPI कंबाइंड को महंगाई लक्ष्य के लिए उपयोग करता है, ठीक है। अब CPI होता है और एक WPI होता है, एक होता है CPI और एक होता है WPI, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, CPI जो है उपभोक्ता स्तर का होता है, यानी कि खुदरा इन्फ्लेशन को देखता है, जबकि WPI थोक स्तर का होता है, थोक स्तर पे, ठीक है। ये आम आदमी के लाइफ की महंगाई को देखता है, जबकि ये व्यापारी की जीवन में कितनी महंगाई है वो देखता है।
इसका सीबीआई का उपयोग आरबीआई करता है, जबकि डब्ल्यूपीआई का उपयोग पॉलिसी मेकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सीपीआई है लिविंग कॉस्ट दिखाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई प्रोडक्शन कॉस्ट दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट न्यूज को। ये है फॉर्मर बीजेपी एमएलए सन नेम्ड प्राइम एक्यूज्ड इन आनंद वोटर फ्रॉड। ठीक है, ये भी हमारा कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इस न्यूज में कहा गया कि फॉर्मर बीजेपी एमएलए सुभाष गुट्टेदार एंड हिज सन हर्षनंदा गुट्टेदार हैव बीन नेम्ड एज द प्राइम एक्यूज्ड इन चार्जशीट फाइल्ड बाय Karnataka Police Special Investigation Team that is probing voter fraud in Anand Assembly constituency ahead of the 2023 Assembly election in the state। मतलब यहाँ पे कर्नाटका विधानसभा में 2023 का जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष गटेदार और इनके बेटे जो हैं उन दोनों लोगों को वोटर फ्रॉड में एक्यूज्ड पाया गया है, तो इससे रिलेटेड है। तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है न्यूज़। नीचे न्यूज़ दिया हुआ है बेंगलुरु फैमिली अटैक इन बेलाकन्नी ओवर इंटरफेथ मैरिज 9 अरेस्टेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि दो मतलब युवक और एक युवती, इन दोनों ने क्या किया, इंटरकास्ट मैरिज किया, जो इसमें लड़की अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर रही थी। तो उससे उसके रिश्तेदार काफ़ी नाराज़ थे और उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों पे अटैक किया। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम उसे ही देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी जो न्यूज़ है हमारा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एक डेटा के लिए देख रहे हैं या फिर देख रहे हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। अब देखिए कर्नाटका इतनी बड़ी सिटी है, ठीक है, मतलब स्टेट है, और उसमें मतलब लिटरेसी रेट हमारे साउथ में जबकि बहुत अच्छी मानी जाती है, फिर भी यहाँ पे क्या हाल है स्कूलों का वो दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल सीज 1.68 लाख फीवर क्लास 1 एनरोलमेंट्स दैन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, इसमें दिखाया गया है आंकड़ा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें क्लास 1 में जो एनरोलमेंट हुए हैं उस मतलब उसकी तुलना में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें 1.68 लाख कम एनरोलमेंट हुए हैं, यानी कि लोग प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे जो आंकड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे दिया है नंबर ऑफ़ स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर क्लास 1। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट स्कूल की संख्या दिया है 46,000 और इसमें बच्चों की कितनी एनरोलमेंट है, लगभग 3.5 लाख के आसपास, जबकि प्राइवेट स्कूल की संख्या 19,000 है। अब बच्चों की एनरोलमेंट 5 लाख के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। 170 गवर्नमेंट स्कूल इन कर्नाटका डू नॉट हैव अ टॉयलेट। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि स्कूलों में टॉयलेट का ना होना। इससे क्या होता है कि लड़कियों के साथ कभी कभी आपत्तिजनक स्थिति में लड़कियों की वीडियो वायरल हो जाती है, या फिर से ये जो है प्राइवेसी के लिए काफ़ी वो है, मतलब ख़तरा है। ठीक है, तो इसमें है कि स्कूल में जो है कर्नाटका के 170 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे टॉयलेट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हर मतलब स्कूल में या कहीं भी जहाँ पे मतलब सोशल एब्यूज़ हो सकता है वहाँ पे टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला न्यूज़ है फॉर्मर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पासेज अवे एट 90 ट्रिब्यूट पोर इन। ठीक है, देखिए जो शिवराज पाटिल हैं भारत के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उन्हें खास तौर पर भारत के पूर्व गृह मंत्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 12 अक्टूबर 1935 में हुआ था और ये महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले थे और ये आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब नेता थे। ठीक है, ये भारत में गृह मंत्री रहे हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं ये 1991 से लेकर 96 तक। ठीक है, तो उनका जो है अब मृत्यु हो गया है। ठीक है,
चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। CBI अरेस्ट 6 इन्वॉल्व इन ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम। ठीक है, CBI ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि मतलब सीमा पार जाके साइबर क्राइम से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो साइबर क्राइम आप लोगों को पता होगा, जो साइबर से धोखा से रिलेटेड धोखाधड़ी होती है तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब अगला न्यूज़ है सेंसर 2027 टू कॉस्ट 11,718 crore, नो सेपरेट बजट एंड मार्क्ड फॉर NPR। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए इस बार न्यूज़ में बताया गया है कि हमारा जो 2027 का जनगणना होने वाली है उसके लिए 11,718 करोड़ जो है बजट इसके लिए घोषित कर दी गई है। इसमें NPR के लिए कोई बजट घोषित नहीं की गई है। ठीक है, न्यूज़ को देखते हैं डिटेल में। द यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव द प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ इंडिया 2027 एट कॉस्ट ऑफ 11,718 करोड़, गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेड। ठीक है, अब देखिए 2019 में क्या हुआ था कि NPR के लिए बजट लोकेट किया गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, NPR के लिए कोई अलग से बजट लोकेट नहीं किया गया है और केवल हमारा जो बजट है वो लोकेट किया गया है जो जनगणना होने वाली है उसके लिए। ठीक है, NPR जो होता है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर ए क्रिएशन ऑफ ए कंट्री वाइड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, NPR का ये मतलब होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, अब 2019 में एक यूनियन कैबिनेट जो था जिसकी मतलब अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, NPR के लिए 3,914 करोड़ रुपए अलॉट किया था। ठीक है, लेकिन वो जो जनगणना थी वो कब होने वाली थी, 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाई थी। ठीक है, और NPR के बारे में बताता है कि NPR जो है पहली बार इसके लिए पैसा कब से फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015। ठीक है, and already has a database of 119 crore resident was to be updated with the first place of census in 2020. On July 29th, the government informed the Lok Sabha that no decision has taken update the NPR during the forthcoming census exercise। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है NPR के बारे में कि इसने पहली बार जो डेटा कलेक्ट किया था मतलब लोगों से वो 2010 में किया था, और दूसरी बार अपडेट इसको 2015 में किया गया, जिसमें वो डेटाबेस में उसके 119 करोड़ रेजिडेंट जो थे उनसे रिलेटेड डेटा इसमें लिया गया था। लेकिन अभी जो सेंसस होने वाले थे उसके लिए कोई दोबारा डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, ना अपडेट किया गया, तो इसीलिए अब क्या है, इस बार इसके लिए कोई नया जो बजट है वो इसके लिए अलॉट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ है जुबिन गर्ग केस, SIT स्लैब्स मर्डर चार्ज अगेंस्ट 4। जुबिन गर्ग जो थे एक सिंगर थे, ठीक है, असम के, तो ऐसा माना जा रहा है SIT जो है जो टीम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने 4 लोगों पर इनकी हत्या का आरोप लगाया है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, अगला है नेवर राइट ऑन एनीथिंग सब जुडाइस से सूर्यकांत। ठीक है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सूर्यकांत, तो उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में ये न्यूज़ है। ठीक है, ये जो खबर है भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक महत्वपूर्ण बयान से जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि चल रहे मामले पर मीडिया और लेखकों को कुछ भी लिखने से बचना चाहिए। ठीक है, अब ये सब जुडाइस का अर्थ बताते हैं कि सब जुडाइस का अर्थ होता है कि जो मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और जिस पर फैसला आना बाकी है, यानी अभी फैसला नहीं आया है और उसके बारे में मीडिया न्यूज़ लिखती है। सूर्यकांत ने कहा कि कभी भी सब जुडाइस मामले पर मत लिखिए। ठीक है, जनता के मन में गलत छवि बन सकती है, जनपद को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायाधीश अदालत के बाहर की राय या लेखों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन इससे समाज में भ्रम और गलत धारणा फैलती है।
ठीक है। अब यह बात किस संदर्भ में कही गई कि एक मामले में मीडिया रिपोर्टिंग और लेखों को लेकर बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ टैब्लॉइड मीडिया सुनवाई से ठीक पहले नैरेटिव बिल्डिंग यानी माहौल बनाने का काम करते हैं। इस पर सीजीआई ने चेतावनी दी कि अदालत के फैसले से पहले ऐसी चीज़ें करना ठीक नहीं है। ठीक है। लेखक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या कहा गया। अदालत ने यह भी कहा कि फैसले के बाद आलोचना या विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन फैसले से पहले नहीं। अगर रिपोर्टिंग तथ्यात्मक, संतुलित, बिना किसी को बदनाम किए हो तो वो गलत नहीं मानी जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज है राज्यसभा एडजर्न ब्रीफली आफ्टर अपोजिशन साइड्स अब्सेंस ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। ये खबर जो है राज्यसभा में पेश किए गए एक प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन से जुड़ी है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। ठीक है। सॉरी मैं गलत बता रही हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, ये जो न्यूज़ है राज्यसभा एडजर्न ब्रीफली आफ्टर अपोजिशन साइड्स अब्सेंस ऑफ मिनिस्टर, मतलब इसमें कैबिनेट मिनिस्टर राज्यसभा में अब्सेंट थे। उसकी वजह से जो राज्यसभा के लोग थे 10 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिए या फिर से वो लोग सभा छोड़कर भाग गए। उनका मानना था कि कैबिनेट मिनिस्टर का इसमें अनुपस्थित रहना राज्यसभा का अपमान है। ठीक है। अब दूसरा जो न्यूज़ है राहुल कॉल्स फॉर डिबेट ऑन इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है। अब राहुल गांधी जो हैं अपोजिशन, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, इनका कहना है कि सरकार को मतलब एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए कि एयर पॉल्यूशन इतना क्यों बढ़ रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है। ये न्यूज़ है। चलिए अगला देखते हैं राज्यसभा रिजोल्यूशन 6 फ्री कंपल्सरी अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है। तो ये जो खबर है राज्यसभा में पेश किए गए एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन से जुड़ी है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि राज्यसभा की नामित सदस्य हैं सुधा मूर्ति ने प्रस्ताव रखा था। केंद्र सरकार से कहा गया कि संविधान में संशोधन कर नया अनुच्छेद 21B जोड़ें। ठीक है। यह नया अनुच्छेद 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य ECCE को मौलिक अधिकार बनाएगा। ठीक है। ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। और प्रस्ताव में और क्या कहा गया कि आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत किया जाए ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ECCE मिल सके। इससे जीवन भर की शिक्षा के लिए मजबूत नींव तैयार होगी। ठीक है। अभी का अगर हम वर्तमान में देखें तो संविधान में क्या व्यवस्था है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। कितना 6 से 14 वर्ष के लिए, जबकि लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अभी भी मौलिक अधिकार नहीं है। सुधा मूर्ति का तर्क है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए 3 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गवर्नमेंट लाइकली टू रीनेम मनरेगा टू पूज्य बापू गरिमा रोजगार योजना। आप लोगों को पता होगा मनरेगा योजना के बारे में। मनरेगा जो है भारत सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से रोजगार का अधिकार देना है। यह योजना जो है 2005 में लागू की गई थी। कब? 2005 में। लागू होने की तिथि जो है 2 फरवरी 2006 थी। ठीक है। अब इसका नाम परिवर्तन 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से महात्मा गांधी इसके सामने जोड़ दिया गया था। इस नाम के सामने पहले केवल नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी 2009 में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था बेरोजगारी कम करना, गरीब परिवारों को आय सुरक्षा देना, स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ग्रामीण पलायन को रोकना, सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। और इस योजना की आप लोगों को विशेषता पता होगी ही कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन का अकुशल मजदूरी कार्य देना, यदि काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना होता था। ठीक है। और कौन लोग पात्र होते थे? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।
ठीक है। अकुशल श्रम का आधारित कार्य क्या होते हैं, जैसे जल संरक्षण, तालाब कुआं निर्माण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, भूमि सुधार आदि जो होते हैं अकुशल कार्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। महिलाओं की भागीदारी को देखें तो कम से कम 33% भागीदारी महिलाओं की अनिवार्य होती है। कई राज्यों में वास्तविक भागीदारी 50% से अधिक है। ठीक है। तो उसी का नाम बदल के अब लोग बोल रहे हैं पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, इसका नाम रखा जाए। ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट कांट कैप एयर फेयर्स थ्रू आउट द ईयर सेज मिनिस्टर। ठीक है। अब हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं के राम मोहन नायडू, वो क्या बोले हैं कि हम जो है सिविल एविएशन से रिलेटेड तो कानून बना सकते हैं, लेकिन जो हर साल महंगाई बढ़ने की वजह से या डिमांड बढ़ने की वजह से इन जो फ़्लाइट्स के लिए रेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, उस पर हम दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला न्यूज है फ्रेमवर्क टू फाइट फेक न्यूज हैज़ बीन मेड स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर। ठीक है। ये फेक न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज है कि इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है मतलब मजबूत नीति बनानी होगी या फ्रेमवर्क बनाना होगा जिससे फेक न्यूज़ से निपटा जा सके। ठीक है। फेक न्यूज़ आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, आप लोगों को पता होगा। तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी मतलब ये बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है सब कुछ, तो मैं नहीं बता रही हूँ पूरा। ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है 5000 एक्स सर्विसमैन टू फिल रेलवे पॉइंट्समैन पोस्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये खबर जो है भारतीय रेलवे के एक अहम फैसले से जुड़ी है, जिसके तहत लगभग 5000 भूतपूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के पद पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा। अब फैसला क्यों लिया गया है कि भारतीय रेलवे को कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। नियमित भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए अस्थायी अंतरिम व्यवस्था के तौर पर यह कदम उठाया गया है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा ये पॉइंट्समैन कौन होते हैं। तो पॉइंट्समैन रेलवे ट्रैक के स्विच को मैन्युअली ऑपरेट करता है, ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही में मदद करता है, यार्ड जंक्शन और सेटिंग ऑपरेशन में भूमिका निभाता है। यह पद सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील होता है। ठीक है। अब नियुक्ति की सर्विसें क्या है कि कुल संख्या जो है लगभग 5058 है। ठीक है। नियुक्ति जो है संविदा आधार पर होगी, रेलवे भर्ती सेल से नियमित भर्ती होने तक होगी। अवधि जो होगी प्रारंभिक अनुबंध 31 दिसंबर 2026 तक वैध होगी। रिक्तियों के आधार पर विस्तार संभव होगा और चयन के बाद पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफल होने पर ही फील्ड पोस्टिंग होगी। ठीक है। अब यूनियनों की आपत्ति क्या है, जैसे कि AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और अन्य यूनियनों ने इसका विरोध किया है। उनका तर्क है कि सुरक्षा से जुड़े पदों पर अल्पकालीन संविदा कर्मचारी रखना जोखिमपूर्ण है। संविदा कर्मचारियों की दीर्घकालीन जवाबदेही नहीं होती। पहले भी AC कोच में संविदा मैकेनिकल की तैनाती का विरोध हुआ है। ठीक है। अब CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की चेतावनी क्या है। हाल ही एक दुर्घटना के बाद जांच में CRS ने सुरक्षा महत्वपूर्ण कार्यों में संविदा स्टाफ की तैनाती पर चिंता जताई। रेलवे से और आंतरिक निगरानी और खुफिया सतर्कता बढ़ाने को कहा। ऐसी नियुक्ति की नीति की समीक्षा करने को कहा। ठीक है। रेलवे का कहना है कि एक्स सर्विसमैन अनुशासित और प्रशिक्षित होते हैं। यह कदम अस्थायी है, नियमित भर्ती आने पर संविदा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला है DGCA सैक्स 4 फ्लाइट्स ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स। DGCA ने क्या किया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, इसके बारे में मैं पहले लगातार वीडियोस में बताती आ रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इंडिगो एयरलाइन की निगरानी कर रहे 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। ये इंस्पेक्टर संविदा पर नियुक्त थे। अब इसका कारण है कि ये जो इंस्पेक्टर थे पायलटों को रेस्ट और ड्यूटी समय से जुड़े नए नियमों को लागू करने की निगरानी कर रहे थे। ठीक है। अब DGCA की भूमिका पर सवाल उठेगी, क्या उसने इंडिगो की तैयारी और क्षमता का सही आकलन किया था। क्या उसने सर्दियों के मौसम में फ़्लाइट शेड्यूल 10% बढ़ाने की अनुमति दे दी। ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है हमारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है PF कंट्रीब्यूशन ऑन वेजेस बियॉन्ड 15,000 वॉलंटरी। ठीक है।
इसमें है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि होती है पीएफ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पूरा वेतन पीएफ में शामिल करना अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है। अभी का क्या व्यवस्था है, अभी पीएफ कानून के अनुसार 15,000 तक के वेतन पर पीएफ कटौती अनिवार्य है। यदि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों चाहें तो 15,000 से अधिक वेतन पर भी पीएफ योगदान किया जा सकता है, लेकिन यह दोनों की सहमति से होगा। ठीक है। सरकार का तर्क है कि अधिक वेतन वालों को पीएफ में ज़्यादा कटौती के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कम नहीं होगी। ठीक है। नियोक्ताओं पर अतिरिक्त लागत नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अब अगला न्यूज है हमारा स्पार्कलिंग कन्वर्सेशन फ्रेश आइडियाज़ एट द हैदराबाद एडिशन ऑफ लीड फॉर लाइव डायलॉग। ठीक है। ये लीड फॉर लाइव डायलॉग का हैदराबाद संस्करण आयोजित किया गया। यह एक साहित्यिक और बौद्धिक संवाद मंच होता है। कार्यक्रम की विशेषताएं होती हैं कि इसमें लेखक, इतिहासकार, बुद्धिजीवी, पाठक के बीच संवाद होता है। इसका उद्देश्य होता है नए विचारों को मंच देना, साहित्य, संस्कृति, समाज और इतिहास पर चर्चा करना। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे आयोजन सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं, विचारों की स्वतंत्रता और रचनात्मक संवाद को भी ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ऑफर्स फाइनल डील्स टू यूएस बट टैरिफ रिमूवल इज फोकस। ठीक है। भारत ने अमेरिका को एक संशोधित अंतिम व्यापार प्रस्ताव दिया है। भारत की मुख्य प्राथमिकता तेल से जुड़े 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ को हटवाना है। अमेरिका फिलहाल भारत से आने वाले कुछ सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगा रहा है, जिसमें 25% सामान्य या अन्य कारण से और 25% रूसी तेल आयात से जुड़ा पेनल्टी टैरिफ शामिल है। ठीक है। अब भारत क्या ऑफर कर रहा है? भारत ने कहा है कि वो तुरंत अखरोट, बादाम, सेब, कुछ औद्योगिक वस्तुओं पर अपने आयात शुल्क हटा सकता है। बदले में भारत चाहता है कि अमेरिका अतिरिक्त 25% जो टैरिफ है वो हटाए। ठीक है। अब भारतीय निर्यातकों की स्थिति को देखें तो निर्यातक कह रहे हैं कि वे 25% टैरिफ तक तो झेल सकते हैं, लेकिन 50% टैरिफ से मुनाफा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। फिलहाल कई निर्यातक ग्राहकों को बचाने के लिए टैरिफ का बोझ खुद उठा रहे हैं, जिससे लाभ घट रहा है हमारा। ठीक है। अगला देखते हैं वीपीएन प्रोवाइडर्स टोल्स टू ब्लॉक साइट्स लेकिन इंडियंस डाटा। ठीक है। ये खबर आईटी मंत्रालय ने वीपीएन सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे उन वेबसाइटों को ब्लॉक करें जो भारतीय नागरिकों का निजी डेटा लीक कर रही है। ठीक है। अब डेटा लीक कैसे हो रहा था? कुछ वेबसाइटें केवल मोबाइल नंबर डालने पर व्यक्ति का नाम, पता, वैकल्पिक नंबर, ईमेल आदि दिखा रही थी। यह डेटा कथित तौर पर लीक्ड, चोरी किए गए डेटाबेस से लिया गया था। ऐसी वेबसाइटें वीपीएन के जरिए आसानी से एक्सेस की जा रही थी। ठीक है। तो सरकार की चिंता थी इससे गोपनीयता और साइबर अपराध को बढ़ावा मिलेगा। अतः सरकार ने कहा कि इंटरनेट की गुमनामी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। वीपीएन पर पहले से क्या नियम है? सर्ट इन यानी कि 2022 का दिशा निर्देश है कि वीपीएन कंपनियों को यूजर्स का लॉग डेटा सुरक्षित रखना होगा। कई विदेशी वीपीएन कंपनियों ने भारत से अपने सर्वर हटाकर सिंगापुर जैसे देशों में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर क्राइम, वीपीएन और डिजिटल रेगुलेशन। ठीक है। समझ में आ गया। अगला हमारा न्यूज़ है ओजेम्पिक नाउ इन इंडिया। ओजेम्पिक जो है ये नाम जो है दवा अब भारत में लॉन्च हो गई है। तो ये एक दवा का नाम है। ये दवा जो है मूल रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए बनाई गई है। किसके? टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए। तो आप लोग ये नाम जो है अपने दिमाग में रखिएगा। क्या नाम है इसका? ओजेम्पिक। क्या नाम है? ओजेम्पिक। और ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके लिए इसको बनाया गया है। इसे डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने विकसित किया है। कौन? नोवो नॉर्डिस्क। ठीक है। और ये कहाँ की? डेनमार्क की कंपनी है। ठीक है। ये जो दवा होती है ये काम कैसे करती है? तो ये सीमैग्लूटाइड नामक दवा होती है और यह एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो इंसुलिन स्राव बढ़ाता है, भूख कम करता है, वजन घटाने में भी ये मदद करता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं न्यूक्लियर इंश्योरेंस ओपेंड अप। भारत सरकार की कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बीमा नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है विदेशी निवेश को आकर्षित करना, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करना।
ठीक है। और नया बदलाव क्या है कि न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को मजबूत किया गया है, बीमा कवर बढ़ाया जाएगा, इससे दुर्घटना की स्थिति में कंपनियों को जोखिम कम होगा। ठीक है। सरकार का लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2047 तक 12 गुना तक बढ़ाना। कितना? 2047 तक 12 गुना। इससे स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा को बल मिलेगा। ठीक है। अगली न्यूज को देखते हैं। ये है हमारा EU सेट टू लॉक अप रसिया फ्रोजन असेट डिस्पाइट हंगरी प्रोटेस्ट। ये हम लोग इसके बारे में कल भी पूरे डिटेल से देखे थे कि हंगरी इसके विरोध है, लेकिन फिर भी EU जो है रूस की लगभग 210 यूरो अरब संपत्ति का जमी हुई संपत्तियों को लॉक की तैयारी में है। यह पैसा यूरोप में रूसी केंद्रीय बैंक की संपत्ति के रूप में रखा गया है। हंगरी इस फैसले का विरोध करता रहा है, लेकिन फिर भी EU आगे बढ़ रहा है। अब ये संपत्तियां क्यों जमी हुई हैं? क्योंकि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद EU और पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। रूस की सरकारी परिसंपत्तियां यूरोप में फ्रीज कर दी गई हैं। ठीक है। तो EU क्या करना चाहता है? EU इन संपत्तियों से मिलने वाले ब्याज का इस्तेमाल यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद के लिए करना चाहता है। मूलधन को सीधे छूने से अभी बचा जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न हो। हंगरी क्यों विरोध कर रहा है? हंगरी का कहना है कि इससे यूरोपीय कानून और भविष्य में निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा। हंगरी रूस के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाता है। ठीक है। अब अगला है US सैंक्शन रिलेटिव ऑफ मादुरो 6 शिपिंग फर्म। ये यूएस का न्यूज़ है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के रिश्तेदारों पर वहाँ पे आने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अमेरिका का जो है आरोप है कि मादुरो सरकार, जो कि वेनेजुएला के हैं, उन पे आरोप है कि मादुरो लोकतंत्र कमज़ोर कर रही है, चुनाव में गड़बड़ी कर रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। यह प्रतिबंध जो है मादुरो सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया है। ठीक है। अब प्रतिबंध का क्या मतलब है? प्रतिबंधित लोगों की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज, अमेरिका में प्रवेश पर रोक। इसका उद्देश्य सत्ता के करीबी लोगों को निशाना बनाकर सरकार को सुधार के लिए मजबूत करना। ठीक है। तो ये केवल US की न्यूज़ है, तो इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती है। अगली न्यूज़ है पाकिस्तान एक्स स्पाई चीफ टू अपील हिज 14 ईयर हार्ड लेबर सेंटेंस। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के, यानी कि वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को लेकर है, जो कि एक सैन्य अदालत ने 14 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है उनको। ठीक है। अब वो इसके खिलाफ जा रहे हैं अपील करने, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। उनको मतलब फैज़ हमीद जो हैं, उन पर आरोप था कि उन्होंने सैन्य नियमों का उल्लंघन किया है, राजनीतिक मामलों में दखल दी है और आधिकारिक गोपनीयता का उल्लंघन किया है। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है ये न्यूज़, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में है। ठीक है। अब अगला है इंडियाज़ फ्रीज ऑफ बिजनेस वीज़ा फॉर चाइनीज़ प्रोफेशनल्स इन मेजर स्टेप्स टू बूस्ट टाइज। ठीक है। भारत सरकार ने चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीज़ा नियमों में ढील दी है। इसका उद्देश्य भारत चीन के आर्थिक और व्यवसायिक संबंधों को बेहतर बनाना। आप लोगों को पता होगा इस समय भारत जो है चीन के साथ अपनी जो नज़दीकी है बढ़ा रहा है। खासकर चीनी तकनीकी विशेषज्ञों और कंपनियों को वीज़ा मिलने में पहले कठिनाई थी। ठीक है। बदलाव क्या किया गया है कि नहीं, इसकी अगर बैकग्राउंड को देखें तो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीन जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए थे। वीज़ा, व्यापार और निवेश पर सख्ती बढ़ाई गई थी। ठीक है। चीनी तकनीकी विशेषज्ञों और कंपनियों को वीज़ा मिलने में कठिनाई हो रही थी। अब बदलाव से चीनी बिजनेस प्रोफेशंस और जैसे इंजीनियर, टेक्निकल एक्सपर्ट, मैनेजमेंट के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान और तेज़ किया गया है। खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, EV, सोलर जैसे क्षेत्र में काम करने वालों को इससे लाभ मिलेगा। भारत ने ऐसा क्यों किया है? इसका आर्थिक कारण है कई भारतीय फैक्ट्रियां चीनी तकनीकी और विशेषज्ञों पर निर्भर हैं। बिना चीनी एक्सपर्ट्स के उत्पादन प्रभावित हो रहा था। निवेश बढ़ाने के लिए भारत चाहता है कि विदेशी निवेश बढ़े। वीज़ा ढील से चीनी कंपनियां भारत में परियोजनाएं तेज़ी से पूरी कर सकेंगी। कूटनीतिक संकेत में यह है कि यह कदम भारत की ओर से तनाव कम करने का संकेत है, लेकिन सीमा विवाद अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि क्या यह चीन के प्रति नरमी है, तो देखेंगे कि पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई ढील नहीं है। रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और प्रतिबंध जारी रहेंगे। ठीक है।
चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है थाईलैंड कंबोडिया ने जो संघर्ष विराम को फिर से लागू करने के लिए सहमति जता दी है, ऐसा ट्रंप का कहना है। ठीक है, अब इसमें मुख्य बात होती है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कुछ सीमा क्षेत्रों में पिछले वर्षों में तनाव और झड़पें होती रही हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि उन्होंने फिर से मतलब सीज़ फायर करने के लिए सहमति जता दी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये रही आज की हमारी जितनी भी द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि हमारे पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले मतलब न्यूज़ के साथ और करंट अफेयर के साथ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है हमारे हैंड रिटन नोट्स का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले, और साथ में मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ करेगा और मैं मोटिवेट रहूँगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पर जाके। वहाँ पे मेरे चैनल के नाम से चैट भी स्टार्ट है, तो आप वहाँ पे अपना रिव्यू बता सकते हैं कि मेरे मतलब लेक्चर में क्या कमी है या अच्छाई है। अगर कमी होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, बाकी आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।